हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जो हम लोगों ने इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट चालू किया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। और कुछ बच्चे जो है नए वीडियोस देखते हैं, उन पे कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जी क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें। दोस्तों देखो, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से क्लास स्टार्ट हो रखी है। चलो, तो खैर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सी विल कम टू वर्क दो इट डजंट रेन टुमारो। तो यहाँ पे यही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होती तो वो क्या है, सी विल कम टू वर्क, वो काम पर आती यदि क्या होता है, इट डजेंट रेन टुमारो, अगर कल वर्षा नहीं होगी, ठीक है, तो वो काम पे आएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यद्यपि होता है। तो यद्यपि तो सही नहीं है। वर्क इफ इट डिड डजेंट रेन टुमारो, तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, ये दो वाले पोर्शन में हो जाएगी। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलो फिर देखेंगे। टेरेंशियल रेन्स एंड विंड्स up to 170 किलोमीटर पर आवर swept away roads, home and bridges and knocking down power and communication lines. Torrential rains and winds up to 170 किलोमीटर पर आवर swept away roads, होम्स एंड ब्रिज नॉकिंग डाउन। तो देखो यहाँ पे देखो, इस समय एक तो देखो दीपावली का समय है, तो यार देखो बच्चे तो सभी जगह पे होते हैं और पटाखे भी दगाते हैं। तो दोस्त, अगर इस समय अगर आपको पटाखों की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। और आपके पास समय वैसे भी कम है, अभी बीच में तो कुछ ऐसे इतनी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो जाएगी कि आपको रिकॉर्डिंग में पटाखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि अभी मेरा स्टूडियो तो बना हुआ नहीं है, जो मेरा रूम जिसमें मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो उसमें भी अभी खिड़कियाँ वगैरह नहीं लगी, क्योंकि नया बना हुआ है तो खिड़कियाँ नहीं लग पाई हैं। तो इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, तो उसको चलो साइड रखेंगे। खैर, यहाँ पे ये जो पूरा आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ था, इसमें ये जो आपको बना हुआ है ये नॉकिंग, तो नॉकिंग जो है यहाँ पे सही नहीं है। नॉकिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नॉक डाउन होना चाहिए था। जो वाक्य है वो सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें नॉकिंग तो नहीं हो सकता। फिर नॉक्ड का प्रयोग बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो जो लिखा हुआ है कि होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन, मतलब गिर गए, और पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस भी खराब हो गई, तो यहाँ पे नॉकिंग डाउन की जगह पे नॉक डाउन होना चाहिए था। चलो 3 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलो देखो, एम्परर अशोक have conquered culling before he embraced Buddhism। अच्छा है, एम्परर अशोक है। अब देखो, एक तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो एम्परर अशोक जो है, ये पास्ट की बात हो रही है। एम्परर अशोक हैव कॉन्क्रेड कलिंग बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो यहाँ पे जब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव का तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैड कॉन्कर्ड जो होना चाहिए था, कॉन्क्वर्ड, ये होना चाहिए था। चलो 4 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो देखो, फिर भाई हमको चेंज करना है। द डायरेक्टर वांटेड अजीज टू प्ले द रोल ऑफ द डायरेक्टर एज वेल आल्सो। अच्छा, अब आपको भी यहाँ पे पता है कि एज वेल आल्सो तो कभी नहीं आता, क्या आता, एज वेल एज आता है। क्या आता है, एज वेल एज आता है। तो बस यहाँ पे हमको वही चेंज कर देना है, एज वेल एज। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। चलो भाई 5 नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया अवेलेबल इन दिस बुक। प्लेंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया अवेलेबल इन दिस बुक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखो ये भी मैंने नियम पढ़ाया होगा है आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था। जब भी कोई सब्जेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन में देता है और वो भी अनकाउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पे जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर नाउन में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा। प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया इज अवेलेबल इन दिस बुक। तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई जा रही है, और आपको जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है,
अनकाउंटेबल नाउन्स मिल रही हैं। 6 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू हिज प्रमोशन। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू फार ऑफ प्लेस ही हैड टू। अच्छा, तो यहाँ पे हमको ये देखना था कि वो कर क्या रहा था, क्योंकि उसके जो जगह जो थी वो ट्रांसफर जहाँ हुआ था वो उसका दूर था, तो वो ही हैड टू क्या करेगा, रिजाइन, काम और एसर्ट और फॉरगो लिखा हुआ है। तो रिजाइन त्याग पत्र देना, काम का मतलब आपको पता है कि क्लेम लिखा हुआ है, सॉरी काम नहीं है, क्लेम दावा करना, एसर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, और फॉरगो का मतलब होता है त्यागना या त्याग देना। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो प्रमोशन को त्याग देगा, छोड़ देगा। Select the correct active form of the given sentence. The main gate of the building was being guarded by gun-toting guards. ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमको इसको चेंज करके लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो गन टोटिंग गार्ड्स लिखे, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ये तो सबसे पहले तो यही लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गन टोटिंग गार्ड्स। अब जब गार्ड्स हो गया है तो ये वाज का वर हो जाएगा, तो वर, ठीक, वर गार्डिंग, गार्डेड था तो गार्डिंग हो जाएगा। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल हुआ है तो बर में आईएनजी आ जाएगा, तो इसीलिए देखो यहाँ पे बर में आईएनजी आ गया है। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, चूज द ऑप्शन दैट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमको चलो इसकी एक्टिव फॉर्म, बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर डिलीवर्ड बाय द मिल्कमैन। बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर डिलीवर्ड बाय द मिल्कमैन। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि होम वॉज द ब्रोकन, तो ये भी पास्ट में थर्ड, इसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और 5 पैकेट्स वर डिलीवर्ड, ये भी आपको पास्ट में, यानी कि ये भी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाज ब्रोकन और वर डिलीवर्ड, ये दोनों जो है आपके पास्ट में है, ठीक है। तो जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब उसी का है, पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो जो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या बनेगा, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हु ब्रोक्स द विंडो, क्या हो जाएगा, होम की जगह पे हु ब्रोक्स द विंडो, क्योंकि ये पास्ट उसमें था, तो यहाँ पे हम लोग इसको पैसिव फॉर्म जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना लेंगे, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो हु ब्रोक दिस विंडो, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या था उसके बाद में, हाँ मिल्कमैन था, द मिल्कमैन डिलीवर्ड 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो, ये ऑप्शंस और भी हैं, जिसको देखना हो देख ले, ये मत कहना कि भाई हाइड कर दिए देख नहीं पाए या कुछ भी इस तरीके का। चलो, तो 9 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा, हरी अप गेट इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस। कंडक्टर ने हमसे कहा कि जल्दी बैठो, बस जो है, गेट इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस, तो क्या हो जाएगा, चलो भाई देखो, द कंडक्टर टोल्ड, क्योंकि उसने क्या कहा था, द कंडक्टर सेड टू अस, तो कंडक्टर टोल्ड टू अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। द कंडक्टर टोल्ड टू अस टू हरी अप एंड गेट इन दी बस। ये पहला ऑप्शन ही आपको दिख रहा है, पहले ऑप्शन में ही जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है, तो यही सही भी हो जाएगा। चलो 10 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लेवर ग्रास्टेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्लेवर जो है फ्लेवर ग्रास्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हैरत में डालना या भौचक्का। क्या होता है, अरे यार ये एक नालायक है, ठीक है, ये घर के सामने ही रहता है और कुछ क्या ही कहें उससे, वो इतना बदतमीज है, किसी की नहीं सुनता है। चलो, तो इसका मतलब सिनोनियम जो है, सिनोनियम का क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम भी वो भी आश्चर्यचकित जैसा ही कुछ होना चाहिए। तो एस्टोनिस्ड जो लिखा हुआ है, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब यही सेम होता है, ठीक, भौचक्का या आश्चर्यचकित होता है। बाकी मोटिवेटेड तो उत्प्रेरित होता है, डिस्टर्ब्ड का मतलब विक्षुब्ध या व्याकुल होता है, टेरिफाइड का मतलब भयभीत, सॉरी भयभीत, हाँ टेरिफाइड का भयभीत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
भयानक भी हो सकता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। श्रिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? श्रिक। श्रिक का मतलब होता है चीख या चिल्लाहट, चीख। ठीक, क्या लिखा हुआ है? चीख या चिल्लाहट। फिर पीप लिखा हुआ है, तो पीप का मतलब झांकना होता है। टूट, टूट का मतलब होता है सीटी या हॉर्न होता है। एल, एल का भी मतलब चिल्लाना होता है और सिनोनियम था, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी विस्पर मतलब फुसफुसाहट या धीरे से बोलना होता है। 12 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलो, तो यहाँ पे एंटोनियम है, तो एंटोनियम के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा। फॉरलॉर्न लिखा हुआ है, फॉरलॉर्न का मतलब होता है मतलब सॉरी उदास या अनाथ होता है। था बनता है यार लास्ट में, ठीक है, अनाथ होता है, ठीक, या उदास भी कह सकते हैं। फिर इसके लिए एंटोनियम, अगर इसका एंटोनियम की बात करेंगे तो उदास भी होता है इसका, तो दूसरा क्या होगा? खुश होगा, उल्लासित होगा, या बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोलाइटरी, सोलाइटरी का मतलब अकेला होता है, ठीक, अनाथ का, अनाथ के जैसा लगभग हो जाएगा। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब इलेटेड, सॉरी इलेक्टेड नहीं, इलेटेड लिखा हुआ है। इलाइटेड, इलाइटेड का भी मतलब क्या होता है? उत्तेजित या उत्तेजित, ठीक, या उल्लासित। बाकी डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब हताश होता है। और बरफेट लिखा हुआ है, बरफेट का मतलब, बरफेट का मतलब दीवाना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। परटर्ब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परटर्ब लिखा हुआ है। परटर्ब का मतलब होता है व्याकुल करना, ठीक है, परटर्ब का मतलब होता है व्याकुल करना। फिर एंटोनियम बताना है, तो जो व्याकुल करेगा उसका दूसरा शांत होना चाहिए या इस तरीके का होना चाहिए। तो जो चलो यहाँ पे फ्लस्टर लिखा हुआ है, फ्लस्टर का भी मतलब व्याकुल करना ही होता है। तो ये और ये दोनों तो सिनोनियम बन जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। फिर कन्फाउंड लिखा हुआ है, कन्फाउंड का मतलब होता है गलत साबित करना, ठीक। फिर कमेंड लिखा हुआ है, कमेंड का मतलब सराहना करना होता है। जो सोथ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शांत, क्या होता है? कभी कभी मेरा जो ये पेन है इतना गंदा चलता है कि क्या ही आपको बताया जाए। कभी कभार लगने लगता है कि यार ये पेन क्या ही है, और कभी कभार इतना स्मूथ चलता है कि लगता है कि चलो यार सही चल रहा है, पेन नहीं खरीदना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो देखते हैं। फाइनेंशियली लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियली की स्पेलिंग यहाँ पे देखनी पड़ेगी। FINANCIALLY, आर्थिक रूप से होता है इसका मतलब। तो ये किस में दिखाई दे रही है? FINANCIALL होता है, इसमें गलत हो जाएगा। FINANCIALLY, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मतलब आर्थिक रूप से होता है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बाकी सही लिखी होंगी, एक कोई गलत होगी उसको पहचानना है, क्या हो जाएगा? वेमिस्कल लिखा हुआ है, कॉन्टिजुअस लिखा हुआ है, स्पेक्चुरल लिखा हुआ है और एडजेसेंट लिखा हुआ है। खैर देखो, जो विम्सकल लिखा हुआ है इसका मतलब सन की होता है। कॉन्टिजियस का मतलब जो होता है वो मिला हुआ होता है, सन्निहित होता है, ठीक। और एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न या लगा हुआ या सटा हुआ, ठीक। और स्पेक्टुकुलर का मतलब होता है शानदार, और यही स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। SPECTACULER होता, मतलब लिखा हुआ है AR होता है। 16 नंबर, चलो ये वन वर्ड बताना है। 16 नंबर में क्या हो जाएगा? थिंग्स विच आर द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, एक जैसी हो या उसके डायमेंशन जो हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो होमोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। इसका मतलब समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। होमोफोनी जो लिखा हुआ है ये समध्वनि जैसे कह सकते हैं, जैसे समध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं होमोफोनी। होमोसेक्सुअल का मतलब समलैंगिक होता है। फिर होमोनियम्स का मतलब भिन्नार्थक शब्द होते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इन द पिंक, क्या लिखा हुआ है? इन द पिंक, इसका मतलब होता है कि अच्छा स्वास्थ्य। क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य, ठीक, अच्छा स्वास्थ्य। तो क्या हो जाएगा? इन गुड हेल्थ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा। 19 नंबर गिवन इडियम, इसका भी बताना है। गो डाउन इन फ्लेम्स,
क्या लिखा हुआ है? गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका अर्थ क्या हो जाता है पूरी तरह से? हाँ ठीक है, ग्लो डाउन इन फ्लेम्स, पूरी तरह से नष्ट हो जाना होता है। ठीक, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। बी अटरली ruined और wrecked, फेल कंप्लीटली, गेट कंप्लीटली बर्न्ड, गेट हिट बाई अ बर्निंग क्रैकर। हाँ, तो पटाखे से जब जलते हुए पटाखे से जब कोई चीज़ आएगी या उस तरीके से, तो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाएगी वो। चलो, गिवन ब्लो आर फोर जम्बल्ड, अच्छा फोर जम्बल्ड वो होंगे। चलो पैराग्राफ की तरीके से इसको भी मैच करते हैं। क्या लिखा हुआ है? Till quite recently, the trend was to go to the West that offered advanced medical. This is because it has on offer the highest level of service, faculties and professional skills. But over the last decades, the trends has reversed, and India is being chosen for the medical tourism. Today is not uncommon to travel to a foreign country for medical treatment. तो उस हिसाब से तो ये पहला बन जाएगा। ठीक है, ये पहला बन जाएगा। फिर जो मतलब टुडे इज़ नॉट अनकॉमन टू ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट, टिल क्वाइट रिसेंटली द ट्रेंड वाज टू गो टू द वेस्ट दैट ऑफर्ड एडवांस मेडिकल, ये सेकंड बन जाएगा। फिर एडवांस मेडिकल बट ओवर द लास्ट डिकेड, ये तीसरा बन जाएगा, और ये बचा हुआ चौथा बन जाएगा। तो यानी कि क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है, ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, और फिर बी मिल रहा है। तो यानी कि डी ए सी बी आपको किस में दिखाई दे रहा है? ये दूसरे ऑप्शन में, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो 20 नंबर देखो क्या हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम, अच्छा एरर बताना है। अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंडिसेंट इंसिडेंट दैट अक्योर्ड एट द सेलिब्रेशंस। अच्छा देखो, एक तो ये जो सेंटेंस बना हुआ है, अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अक्योर्ड एट द सेलिब्रेशंस। देखो, एक तो सबसे पहली बात, तो जब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड दे रखा है तो यहाँ पे बाय नहीं हो सकता, यहाँ पे फॉर होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कभी हम लोग जो ऑर्डर होता है उसमें किसी चीज़ को दर्शाना हो तो उसके लिए हमको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हाँ, ऑर्डर फॉर समथिंग, ऑर्डर टू समबडी, ऐसे ही। तो इसमें जो होता है क्या हो जाएगा? ऑर्डर बाय नहीं होगा, ऑर्डर फॉर द इंसिडेंट दैट अक्योर्ड द सेलिब्रेशंस। तो गलती किस में हो जाएगी? ये बाय द इंसिडेंट में। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Chunudaro was the tiny settlement less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and the weight making. The variety of materials used to make beads is remarkable. Stones like carnel of beautiful red color, jasper crystal, quartz and stative metals like copper, bronze and gold and shell fans and terracotta or burnt clay. Some beads were made of two or more stone cemented together, come of stones with gold caps, and the shape were numerous: disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising or painting, and some had designed etched onto them. Techniques for making beads differed according to the material. Satite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made and state powder. This permit making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of a hard stone. How the
Ceatite microbit was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology. Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnel was obtained by firing the alloys raw material and weeds at various stages of production. Nodules were chipped into rough shape and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing, and finally drilling completed the process. Specialized drilled have some process specialized drilling have been found at Chundar, Chanhudaro, Lothal, and more recently at Dholovira. Nageshwar and the Balakot both settlements are near the coast. These were specialized center for making sail objects including bangles, ladles, and inlay, which were taken to other settlement. Similarly, it is likely the finished product such as bead for Chondado and Lothal were taken at the large urban center as such as मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा. बहुत पुराने वाले पैराग्राफ पे दे रखा है, मतलब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के वाले बारे के में इसमें बात कर रहे हैं. चलो भाई देखेंगे. विच इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स. देखो वहाँ पे उसने बताया था कि जो ड्रिलिंग होती थी वो फाइनल प्रोसेस होता था किसका, बीड्स का, क्योंकि पॉलिशिंग वो घर्षण होता है, ग्राइंडिंग पिसाई होती है और चिपिंग का मतलब तोड़ना होता है, वो ऐसा कुछ नहीं, ड्रिलिंग होती थी उसकी लास्ट. विच ऑफ दीज स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट एंड ईजी टू मोल्ड. तो ये जो स्टीटिया लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो साबुन का पत्थर जिसको कहा जाता था, इसका मतलब होता है साबुन का पत्थर, ठीक है, साबुन का पत्थर, ये उसको कहा जाता था. फिर 23 नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दीज क्राफ्ट्स वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन चनुदारो. पेपर मेकिंग, मेटल कटिंग, वेट मेकिंग और सील मेकिंग. तो वहाँ पे ऐसा क्या था जो नहीं होता. पेपर के बारे में उसमें कहीं पे भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा. Shell objects were mostly made at Nageshwar and Balakot because specialist drill were found here. Shell were transported from here from Lothal. Shells were readily available in these coastal areas. The women loved to wear bangles made of shell. नहीं, ये यहाँ पे shells were readily available in the coastal areas. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर लार्ज अर्बन सेंटर्स. चन्हुदारो वाज exclusive devoted to craft productions. Beads were made in numerous shape and size. Camelin is beautiful bullish stone. नहीं, ये तो गलत था. ठीक है, चलो, तो यही वाला गलत हो जाएगा. तो दोस्तों देखो, जो आज के 25 क्वेश्चन थे, आज हम लोगों को पैराग्राफ मिला, ना कि हम लोगों को क्लोज टेस्ट नहीं मिला, पैराग्राफ मिला. ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि चलो हम लोग पैराग्राफ भी इसको देख लेंगे कि कैसे क्या किया जाता है. तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो हम लोग यहीं तक रखेंगे. मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.